हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं ब्यूटीफुल यू के पार्ट 7। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो के फादर और उसके अंकल दोनों मिलकर इबो के मदर को कंपनी से रिजाइन करने के लिए कहते हैं। इबो और उसका मदर भी पूरी तरह होपलेस थे। अब आगे की स्टोरी। अब अगले दिन इबो के फादर तो अपनी वाइफ को कंपनी से किक मारने के लिए पूरी तरह रेडी हो गए थे। वो इमरजेंसी में बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं और जहाँ पर वो सभी के सामने ये क्लियर कर देते हैं कि उनकी वाइफ कंपनी से रिजाइन ले रहा है और वो क्यों रिजाइन ले रहा है उसके बारे में भी पूरी तरह एक्सप्लेन करने लगते हैं कि इबो की मदर को रियलाइज हो गया है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से कंपनी को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पा रहा है। इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि वो कंपनी से रिजाइन ले रहे हैं। इबो और उसका ब्रदर बहुत ज़्यादा अनोइंग फील कर रहे थे मगर वो अपनी मदर की कोई हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे। वो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि वो अपनी फादर के साइड में खड़े हुए हैं। वो बस अपनी मुट्ठी टाइट कर रहे थे क्योंकि मीटिंग के पहले ही इबो और उसके ब्रदर ने कुछ देर बातें किया था जहाँ पर हाइकॉन कहते हैं, मैंने कल रात भर तक नहीं सो पाया, तुम्हारे बातों के बारे में सोचा। मैंने फाइनली डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं उन दोनों के खिलाफ एविडेंस ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा। जब हम लोग पहले डेट पर मिले थे तो हम दोनों ही थे मगर सेकंड डेट पर मॉम और डैड दोनों हमारे साथ गए थे। मेरी वाइफ और डैड ने जिस तरह ग्रीट किया था और दोनों जिस तरह एक दूसरे के साथ गले लगे हुए थे और डैड ने मेरी वाइफ की चीज़ पर किस भी किया था उस वक्त मैंने नोटिस किया था। यहाँ तक तो मेरी वाइफ को ये भी पता था कि डैड के डिनर के वक्त वो कौन सी ड्रिंक पीते हैं। मैंने सब नोटिस तो किया था मगर इन सब को इग्नोर करना समझा। वो कहता है इसका मतलब तुम्हारी शादी से पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे। हाइकॉन कहते हैं हाँ, मैं पूरी तरह श्योर हूँ। डैड ने इसीलिए मेरी शादी उससे करने के लिए इतना फोर्स किया था। वो बस अपने लिए किया था। शायद मेरी वाइफ की पेरेंट्स भी मेरे डैड से शादी करने के लिए एग्री नहीं होते, इसीलिए उसने सब कुछ प्लानिंग किया है। ऊपर से डैड मम ने डिवोर्स भी नहीं दिया था, नहीं तो उन्हें कंपनी से बहुत ज़्यादा लॉस होता। इसीलिए वो दोनों ने बहुत पहले से ये सब प्लानिंग करके रखे हुए थे। वो कहता है इसीलिए मॉम को इतने ज़्यादा अल्कोहल पीने से डैड ने कभी नहीं रोका, जिससे वो यही एविडेंस देते हुए वो मॉम को कंपनी से रिजाइन करने के लिए कह सके और वो उन्हें डिवोर्स भी दे सके। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं कोई डाउट नहीं है कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है मगर हम बिना प्रूफ में कुछ कर भी नहीं सकते। मॉम को भी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ऊपर से वो अल्कोहल के एडिक्टेड है। सारे बिजनेस पार्टनर और कस्टमर भी इस सब के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। हम मॉम को कोई हेल्प भी नहीं कर सकते, इसीलिए हमें सीक्रेटली पहले एविडेंस ढूंढना पड़ेगा और ये भी ढूंढना पड़ेगा कि अंकल इस सब चीज़ों में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। आइकॉन कहते हैं मैं मॉम के लिए भी बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। वो बहुत ज़्यादा क्वाइट थे। मॉम बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है मगर वो स्टूपिड नहीं है। वो हमेशा होश में रहते थे। मुझे लगता है उन्हें भी कुछ ना कुछ पता है। वो एविडेंस ढूंढ रहे हैं। इबो बस नोट करते हुए कहता है हमें इस पर पूरी तरह चुप ही रहना होगा। केयरफुली सारी एविडेंस ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। अब बोर्ड मीटिंग दिखाया जाता है जहाँ पर इबो के मदर को उनके पोजीशन से निकाल दिया जाता है। अब वहीं पर हाइकॉन उस पोजीशन को टेक ओवर कर लेता है और इबो अपने भाई की पोजीशन को। अब बोर्ड मीटिंग के बाद इबो मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर आ जाता है और वो सारे कलीग और स्टाफ के साथ बातें करने लगता है। उसका प्रमोशन हो गया है, उसका बेस्ट फ्रेंड इस पोजीशन पर मैनेज करने वाला है। अब इबो जान की बातें याद करने लगता है। वो शाम को जाकर सारी बातें कहना चाहता था मगर वो इवनिंग तक वेट भी नहीं कर पा रहा था। वो पिछले 2 दिनों की बात याद करने लगता है कि वो किस तरह जान के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। उसे पता था कि थर्सडे को वो अपार्टमेंट में मूव करने वाला है जहाँ पर वो जान से मिल सकता है मगर वो इतने दिन वेट भी नहीं कर पा रहा था। वो
जहान को कॉल करते हुए कंपनी में आने के लिए कह देता है। जहान भी इमीडिएटली एग्री हो जाता है। जहान जैसे ही कंपनी में आता है, इप्पो उसे टाइटली गले लगा लेता है। उसे पता था कि चारों तरफ कैमरा है, इसीलिए वो सारे कंपनी स्टाफ को खाने के लिए कह देता है और वो जहान के साथ एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। वो दोनों वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं। इप्पो कंपनी के बारे में सब कुछ कहने लगता है और ये भी कह देता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ और डैड के बीच में किस तरह रिलेशनशिप है। जहान तो ये बात सुनकर शॉक होते हुए कहता है, तुम्हारे घर में तो एक ओपेरा चल रहा है जहाँ पर बहुत सारा ड्रामा चल रहा है। वो कहता है, नेक्स्ट मंडे से तुम भी सब कुछ देखने वाले हो। तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, हमेशा मेरे पास ही रहने वाले हो, इसीलिए ये सब कुछ तुम भी देखोगे। मैं तो बस अपनी मॉम के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। जहान कहता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की बात है। तुम्हारे मदर इतना ज़्यादा काम कैसे हो सकते हैं? वो इस कंपनी के फाउंडर है, वो इस तरह चुप कैसे हो सकते हैं? और तुम जो अल्कोहल का रीजन दे रहे हो वो पूरी तरह स्टूपिड है। वो कहता है, बस इतना नहीं, उन्होंने क्रेडिट कार्ड से बहुत सारा पैसा भी खर्च किया है, जिसके वजह से उन्हें रिजाइन करने के लिए कहा गया। जहान कहता है, मुझे लगता है ये सब में तुम्हारे डैड की प्लानिंग है। उन्होंने ही सारे बोर्ड मेंबर को अपने साथ कर लिए होंगे, इसीलिए वो तुम्हारे मदर के अगेंस्ट है। इबो कुछ देर सोचने लगता है। जहान कहता है, और तुम्हारा भाई, वो अपनी वाइफ से कब डिवोर्स लेने वाला है? इबो कहता है, बहुत जल्द। एक बार एविडेंस लेने के बाद वो दोनों भी डिवोर्स ले लेंगे। वो तुम्हारे कजिन ब्रदर चेंग से अभी भी प्यार करते हैं, वो उसे कन्फेस करना चाहते हैं। जहान कहता है, चेंग विंकिंग को डेट कर रहा है, वो दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाला है। वो कहता है कि वो सच्ची में उसे प्यार करता है, वो गे नहीं है, बाइसेक्सुअल है। जहान कहता है, हाँ, मगर वो विंकिंग से शादी करने वाले हैं। इबो कहता है, मैं बस यही विश कर रहा हूँ, मेरा भाई और चेंग दोनों एक साथ हो जाए और दोनों एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दे। जान, तुम्हें क्या लगता है चेंग मेरे भाई को दूसरा चांस देगा? जान कहता है, मुझे नहीं पता, अगर वो तुम्हारे भाई से सच्ची में प्यार करता होगा तो ज़रूर चांस देगा। अब वो दोनों खाना खाने के बाद इबो जान को लेकर कंपनी में आ जाता है। अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो सभी स्टाफ को अच्छा टिप्स देने लगते हैं। इबो जान की तरफ खुशी से देखने लगता है कि वो आज बहुत ज़्यादा खुश है। फाइनली जिससे वो प्यार करता है वो उसके साथ है, उसका पार्टनर बहुत अच्छा है। अब जान इबो को मना लेता है कि वो शाम को दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। दूसरी तरफ इबो के मदर अपने हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ से बहुत दूर पीसफुली वेकेशन पर चला जाता है। अब ट्यूसडे मॉर्निंग को जैन इबो के घर पहुंच जाता है मूव करने में हेल्प करने के लिए। जब जैन इबो के घर पर पहुंचता है, वहाँ की एटमॉस्फेयर देखकर वो पूरी तरह शॉक था। वहाँ की एटमॉस्फेयर पूरी तरह कोल्ड था। जैन के बेली में तो कुछ बम ही आ जाता है। वहाँ के फर्नीचर मॉडर्न वे पे लगा हुआ था, फिर भी वहाँ की वॉल्स वाइट कलर की थी। वहाँ पर कोई पिक्चर भी नहीं था, कुछ अगले सा पेज लगा हुआ था। यहाँ तक तो वहाँ पर सब आर्टिफिशियल ग्रीन प्लांट लगा हुआ था। वहाँ पर बस एक ही पिक्चर लगा हुआ था जो कि फ्लोर प्लानर ने लगा हुआ था। जहाँ जब किचन रूम के अंदर जाता है, वहाँ पर भी सब वाइट कलर का था। जहान को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मातम मनाने के लिए आया है। यहाँ पर कोई भी फैमिली रह भी नहीं रहा है। उस घर को देखकर कोई दूर से बता सकता है यहाँ पर कोई प्यार नहीं है, कोई वार्म नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई मर गया है, जिसके फ्यूनरल पर सभी आए हुए हैं। अब इबो और छान यहाँ से कुछ बक्सेस लेकर मूव करने के लिए निकलते हैं। वो लोग दो कार में चले जाते हैं अपने सिटी अपार्टमेंट की तरफ। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वो लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद सब कुछ अनपैकिंग करने लगते हैं। जहान थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि इस अपार्टमेंट में
अपने घर से थोड़ा सा अपोजिट है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वार्म फील है। यहाँ पर सब कुछ कलरफुल है। ऑफ कोर्स ईपो तो इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसने ज़रूर नोटिस कर लिया था जैन किस तरह के एनवायरनमेंट में रहने में कंफर्टेबल फील करता है, इसीलिए वो उसी तरीके से सब कुछ रेनोवेटेड किया था। वो लोग इसी अपार्टमेंट में रहने वाले थे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, इसीलिए वो लोग शॉपिंग करने के लिए डिसाइड करते हैं। सामान लेने के बाद वो लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में भी कुछ भी नहीं था, उन्हें खाना भी बनाना था, इसीलिए दोनों लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं शॉपिंग करने के बाद वो लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा कर आएंगे। अब वो लोग घर वापस आ जाते हैं। सब कुछ अनपैक करने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, इसीलिए लिविंग रूम में बैठे हुए थे। दोनों पास में बैठे हुए क्या प्ले कार्ड खेल रहे थे। ईपो तो प्राउडली अपनी मैजिक ट्रिक दिखाकर जहान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जहान भी उसके इसी बिहेव से बहुत ज़्यादा खुश था। जहान कहता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था उस वक्त तुम पर मेरा बड़ा सा क्रश था। जहान ऑलरेडी अपने दिल की बातें फ्लुएंटली कह दिया था। ईपो भी अपने दिल की बातें कहते हुए कहता है, मैंने उसी दिन तुम्हें लाइक किया था जब हम दोनों की एक्सीडेंटल केस हुआ था। उसी दिन ही मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं गे हूँ। उस दिन मुझे तुम पर क्रश था। पहली बार में मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया था, मगर अब जब पता चला है कि वो तुम ही हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरा पहला प्यार हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से बातें करने लगते हैं। ईपो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि तुमने मुझे दूसरा चांस दिया, और थैंक यू। तुम्हारे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें दोबारा कभी भी जाने नहीं दूँगा। जहान तो पूरी तरह शॉक होते हुए कहते हैं, तुम तो मुझे पूरी तरह स्पेशलेस कर दिए। तुम बस 2 साल पहले ही बस वन नाइट स्टैंड के वजह से जाने थे। मुझे तो लगा था तुम मुझे पूरी तरह भूल ही गए होगे। मैं तुम्हें 10 सालों से जानता हूँ। अब मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। मैं यहाँ पर रहने के लिए रेडी हूँ अगर तुम मुझे होल्ड नहीं करोगे। ईपो कहता है, मैं तुम्हें होल्ड करूँगा। मैं तुम्हें दोबारा यहाँ से कभी भी जाने नहीं दूँगा। जहान कहता है, बस एक ही प्रॉब्लम है, मुझे कल घर वापस जाना पड़ेगा। ईपो पाउट बनाते हुए कहता है, नहीं, तुम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तुम एक हफ्ते के लिए मुझे छोड़कर नहीं जाने वाले। तुम बस मेरे पास रहने वाले हो। जहान कहता है, मैं चाहता हूँ, मगर अगर मेरे पेरेंट्स ने कहा आने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। हीपो कहता है, मगर क्यों? तुम अपने पेरेंट्स से बात क्यों नहीं कर लेते? तुम मेरे साथ मूव करना चाहते हो। जहान कहता है, वो मेरी परवाह करते हैं, मुझे केयर करते हैं, इसीलिए मुझे उन्हें मनाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। हीपो कहता है, ठीक है, मैं प्रोटेक्शन यूज करूँगा, मगर मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ। जहान कहता है, मुझे भरोसा है, मैं भी पूरी तरह हेल्दी हूँ, मगर मैं रीज़न नहीं बता सकता। अगर किसी दिन टाइम आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। वो अभी ईबो को इस बारे में नहीं बताना चाहता था कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है। ये पर ईबो के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ हो सकता है। वो क्या रिएक्ट करेगा, इसीलिए जैन अभी ईबो को इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। ईबो कहता है, ठीक है, जिस दिन तुम्हें ठीक लगेगा तो मुझे बता देना। चलो हम फिर से कार्ड खेलते हैं। ये सोचकर वो दोनों फिर से खेलने लगते हैं। वो दोनों कार्ड खेलते हुए ईबो जहान को किस करते हुए कहता है, आई लव यू। जहान भी ईबो को गले लगाते हुए खुशी से कहता है, आई लव यू माई हैंडसम ईबो। वो दोनों एक दूसरे को इंटीमेटली किस करने लगते हैं। कुछ देर बाद ईबो थोड़ा सा दूर होते हुए कहते हैं, हम दोनों को यहीं पर रुक जाना चाहिए, नहीं तो मैं बाद में बहुत ज़्यादा नोटे बनने वाला हूँ। जैन हंसते हुए उसके बातों पर एग्री हो जाता है और वो दोनों फिर से गेम खेलने लगते हैं। अब अगले दिन सुबह वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद जैन के पेरेंट्स के पास पहुँच जाते हैं। अब जैन के पेरेंट्स भी वो दोनों को साथ में रहने के लिए एग्री हो जाते हैं, बस एक कंडीशन पर। तुम दोनों अडल्ट हो, हम लोग तुम पर भरोसा करते हैं, मगर हमेशा तुम दोनों
प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करना। ईबो कहता है, डोंट वरी अंकल, हम लोगों की ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं है। हम दोनों बस एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, बस साथ में सोएंगे, आगे कुछ भी नहीं है। मगर चांद वो खुद श्योर नहीं था। वो ईबो की चाल और उसके गुड लुकिंग को देखकर वो कितने दिनों तक अपने आप को संभाल सकता था। अब ईबो और चांद चांद के पेरेंट्स के साथ डिनर करता है। डिनर करने के बाद चांद कुछ कपड़े लेकर ईबो के अपार्टमेंट पर मूव हो जाता है। वो दोनों अपार्टमेंट में बैठे हुए थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन दोनों को पता है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपनी फीलिंग और अपनी लस्ट को कितने दिन कंट्रोल कर सकते हैं। वो लोग एक वीक तक साथ में रहने वाले हैं, एक ही बेड पर शेयर करने वाले हैं। बिना आगे बढ़े देखते हैं कितने दिनों तक होता है।